इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत आत्माओं और जिन्नों से डरते हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे लोगों पे बेस्ड है जो दुनिया के सबसे खतरनाक जिन भूतों को अपने हाथों से पकड़ते हैं और कैद करते हैं। वो भूतों से नहीं बल्कि भूत उन लोगों से डरते हैं। मूवी का नाम है गोस्ट बस्टर्स फ्रोजन एम्पायर, जिसके अभी तक 4 पार्ट्स आ चुके हैं और ये अभी लेटेस्ट पार्ट्स है इस मूवी की सीरीज का। ये मूवी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लॉट्स और ट्वीट से भरी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिनेमा कैप्सूल। मूवी की शुरुआत होती है 1904 के वक्त को दिखाते हुए, जहां हम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन एडवेंचर सोसाइटी में कुछ पुलिस वालों को आते हुए देखते हैं। तभी पुलिस वाले दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो लोग देखते हैं कि पूरा कमरा बर्फ से जम चुका होता है। उस कमरे के अंदर जितने भी इंसान होते हैं वो सब भी बर्फ से जम जाते हैं। वहां उन लोगों में एक आदमी बैठा नजर आता है जिसके हाथ में ओरब यानी गोला रखा होता है और जैसे ही वो पुलिस वाला उस गोले को छूता है तो ऐसा करते ही वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो बर्फ बन जाते हैं। और वहीं पे एक पुलिस वाला जब ओप को टच करता है तो वहां मौजूद सभी लोग उस गोले की पावर से टूट के मर जाते हैं। उसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर ग्रे और उसकी बीवी कैली और उसके दोनों बच्चों ट्रेवर और फोबी को देखते हैं जो घूस बस्टर का काम करते हैं, यानी कि शहर में जितने भी भूत या शैतान हमला करते हैं ये उनको सही से इलाज करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और मारते हैं। उसके बाद मूवी में हिल्स किचन का सुवा ड्रैगन आजाद हो जाता है और पूरे शहर में तबाही फैला रहा होता है और वहीं पे घूस बस्टर की टीम उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी फोबी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और अपना हथियार यानी कि फोटोन मशीन निकालकर सुवा ड्रैगन को मारने की कोशिश करती है। फिर ट्रेवर भी अपना ड्रोन निकालता है और ये कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं होता बल्कि इस ड्रोन की मदद से किसी भी सोल को कब्जे में करा जा सकता है। ट्रेवर ड्रोन को सुवा ड्रैगन की तरफ भेजता है और उसकी आत्मा को ड्रोन के अंदर बंद कर देता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि शहर में घूस बस्टर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है, जिसके चलते शहर के मेयर उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और शहर में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहते हैं। मेयर को पता चलता है कि फोबी एक नाबालिग लड़की है, यानी कि वो अभी तक 18 साल की नहीं हुई और वो घूस बस्टर का काम कर रही है और कोई भी नाबालिग लड़की पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती और घूस बस्टर तो कभी नहीं बन सकती। इसीलिए वो मेयर फोबी को आज से कोई भी मिशन में जाने के लिए मना कर देता है। यही हमें पता चलता है कि कैली ने ग्रे के साथ दूसरी शादी की थी और ये दोनों बच्चे ग्रे के नहीं बल्कि कैली के हैं और यहाँ ये सभी लोग फायर हाउस में रहते हैं जो कि घूस बस्टर को दिया जाता है। और वहीं एक कंटेनमेंट यूनिट मशीन भी है जिसमें भूतों को कैद करके रखा जाता है और उस मशीन में 2 लाइट रहती हैं, एक लाल रंग की और एक हरे रंग की। अगर वो मशीन लाल हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि मशीन के अंदर भूत भर चुके हैं और अगर लाइट ग्रीन हो जाती है तो जितने भी भूत अंदर होते हैं वो सभी भूतों के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हम नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने जमाने में घूस बस्टर का काम कर चुका था और वो आज भी भूत प्रेत के ऊपर रिसर्च करता रहता है और उसका एक म्यूजियम भी है जिसमें वो कीमती चीजें लाकर रखता है। रेमोंड अपना एक शो चलाता है जिसका नाम रिपर्पोज है, जिसमें कोई भी आदमी अपना कोई भी पुरानी चीज लेकर आता है और अगर उस चीज के अंदर किसी की आत्मा कैद है तो रेमोंड अपनी पीकी मीटर की मदद से उस आत्मा का पता लगाता है। इसी सिलसिले में उसके शो में एक औरत आती है जो अपने मरे हुए पति की गाड़ी लेकर आती है। रेमोंड अपने पीकी मीटर की मदद से उस गाड़ी की टेस्टिंग करता है और देखता है कि उसके अंदर कोई आत्मा कैद है या नहीं, लेकिन मीटर में कुछ भी नहीं दिखता। इसका मतलब ये कि गाड़ी के अंदर कोई भी आत्मा कैद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद फोबी उसके म्यूजियम में आती है। उसके म्यूजियम में एक पॉडकास्ट नाम का एक लड़का भी काम करता है। फोबी पॉडकास्ट के साथ नीचे वाले कमरे में चली जाती है। वहाँ फोबी छोटे छोटे खिलौनों की तरह देखने वाले डॉल को देखती है जो अपने आप चल रहे थे और वहाँ इसी तरह के सारे डॉल थे। तभी वहीं पे उस म्यूजियम में एक आदमी आता है जिसका नाम नदीम है और वो अपनी गाड़ी में माँ का सामान बेचने के लिए लाता है। रेमोंड उसका सामान देखता है और उस सामान में एक पीतल का ओरब रखा होता है। रेमोंड बताता है कि ये ओरब किसी आत्मा को अपने वश में कर सकती है और ये भी कहता है कि इसके अंदर भूत आत्मा का साया हो सकता है। रेमोंड अपने पीकी मीटर की मदद से ओरब को चेक करने लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ओरब के अंदर से कुछ पावर्स बाहर निकलने लगती हैं। उसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि शहर के कुछ हिस्से में बर्फ जमना शुरू हो गई है, यहाँ तक कि ग्रे के घर में जो
जो कंटेनमेंट यूनिट मशीन उसमें भी बर्फ जमता है और आसपास की दीवारों में दरारें आ जाती हैं। ग्रे को पता चलता है कि 1948 से लेकर अब तक इस मशीन को खाली नहीं किया गया था। आज तक इसमें भूतों को कैद किया जा रहा है। इधर हम ट्रेवर को देखते हैं जो अपने घर के एटिक में देखता है कि हरे रंग का लिक्विड नीचे गिरा रहा है। ट्रेवर एटिक के अंदर जाकर चेकिंग करने लगता है और वहीं देखता है कि वहाँ बहुत सारा कचरा फैला हुआ है और कचरे के अंदर से एक हरे रंग का घोस्ट बाहर निकलता है जो कि उसके सामने ही घर से बाहर निकल जाता है। और उस घोस्ट को देखकर ट्रेवर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद सभी घूस बस्टर को एक नई घूस का पता चलता है जो शहर में तबाही फैला रहा था और उसे पकड़ने के लिए सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन इस बार फोबी उन लोगों के साथ नहीं जाती क्योंकि इस बार अगर मेयर को पता चल गया तो घूस बस्टर की सारी इक्विपमेंट और आज के बाद से वो सभी घूस बस्टर्स का काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फोबी अकेले चेस खेलने के लिए चली जाती है लेकिन वो देखती है कि उसके साथ कोई खेल रहा है, यानी कि सामने किसी का भूत बैठा होता है। फिर वहीं पे अचानक उसके सामने एक लड़की का भूत आ जाता है जिसका नाम मेल्डी होता है। वो बताती है कि 16 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी और उसकी मौत आग में जलने की वजह से हुई थी। ये बताने के बाद ये दोनों चेस खेलने लगते हैं लेकिन मेल्डी फोबी को हरा देती है और अचानक वहीं से गायब हो जाती है। फिर हम ग्रे के घर में एक इंजीनियर को देखते हैं जो कंटेनमेंट यूनिट मशीन को ठीक करने के लिए आता है और वो इंजीनियर विंस्टोन के अंडर काम करता है। विंस्टोन वही है जो उन लोगों से पहले घूस बस्टर का काम करता था और अब वो सिर्फ घूस बस्टर्स की मदद करता है। इंजीनियर जब उस मशीन को चेक कर रहा होता है तो तभी उस मशीन के अंदर से भूतों की अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं। इंजीनियर बताता है कि इस मशीन के अंदर बहुत सारा कचरा भर चुका है और 1980 से लेकर आज तक इस मशीन को किसी ने भी साफ नहीं किया। और के बाद वो सभी लोगों को लेकर रिसर्च सेंटर चले जाते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि वहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं वहां वो सभी एक मशीन बनाते हैं जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को रखा जा सकता है और उन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी आत्मा कैद है तो उस आत्मा को उस मशीन की मदद से बाहर निकाला जाता है और उन आत्माओं को ये डिस्पोज भी कर देते हैं। उसके बाद फिर वही नया कंटेनमेंट यूनिट मशीन को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इसमें इतनी जगह है कि आधा अमेरिका इसमें समा जाएगा, यानी कि इसमें बहुत सारे भूत और आत्माओं को रखा जा सकता है और पुराने कॉन्टिनेंट से नए कॉन्टिनेंट में आत्माओं को लाने के लिए 3 से 7 साल का वक्त लग सकता है। उसके बाद हम फोबी को देखते हैं जो घर वापस आने के बाद बहुत उदास होती है क्योंकि वो अब घूस बस्टर का काम नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी माइनर एज में है। ग्रे उसे समझाता है कि ये वक्त बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम हमारे साथ फिर से काम करने लगोगी। उसके बाद फिर इन घूस बस्टर को एक और भूत पकड़ने का काम दिया जाता है और फिर वो सभी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भूत पकड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फोबी अकेली ही घर में रहती है और फोबी को फोन पे बताया जाता है कि एक जगह घोस्ट ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। तभी फोबी के अंदर का घूस बस्टर जाग जाता है और वो अपने फोटोन मशीन को लेकर पॉडकास्ट के साथ भूत पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। हम वहीं पर मेल्डी को देखते हैं और पॉडकास्ट उसे पकड़ने के लिए कहता है। फोबी जैसे ही अपनी मशीन ऑन करती है मेल्डी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम रिसर्च सेंटर में देखते हैं कि इंजीनियर पीतल के ओब के ऊपर से टेस्टिंग कर रहा होता है और उसके अंदर अगर कोई आत्मा है तो उसे वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जब टेस्टिंग शुरू होती है तो ओरब के अंदर से ट्रेंच बाहर निकलने लगती है और वहीं जितने भी भूत कैद थे सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर उस ओब को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसका आधा हाथ बर्फ से जम जाता है। इधर फोबी अपने घर वापस पहुंचती है तब मेल्डी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। मेल्डी उसका पूरा घर देखती है और देखते ही वो बेसमेंट की तरफ चली जाती है जहां कंटेनमेंट यूनिट मशीन भी लगा हुआ होता है। फोबी बताती है कि इसमें हम सब लोग भूतों को कैद करके रखते हैं और भूत के शरीर के सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। इसी ही मशीन के अंदर मेल्डी अपने पास बड़ा मैच बॉक्स निकालती है और कहती है कि इस मैच चेस की तीली की वजह से हमारा सारा परिवार जलकर मर गया था और मेरे पेरेंट्स एक अलग ही दुनिया में हैं और मुझे भी वहीं पर उनके पास जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगी। तभी वहाँ पर फोबी की माँ आ जाती है और मेल्डी वहाँ से गायब हो जाती है। और इधर दूसरी तरफ हम ऑब को देखते हैं जो बर्फ की पारत से जमने लगता है और शहर के बहुत सारी जगह में भी बर्फ की पारत जमने लगती है और उसी जगह हम देखते हैं कि वहीं से मेल्डी गुजरती है। तभी उससे कुछ अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं जो मेल्डी से कुछ काम के बारे में बात कर रही थी जिसके लिए मेल्डी काम करने के लिए मान
जाती है। अब ये काम क्या होता है वो क्लियर नहीं दिखाया गया। बहरहाल इसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जो अपने घर के एटिक में जाता है। उस हरा रंग के घोष को पकड़ने के लिए, घूस को बाहर निकालने के लिए ट्रेवर जमीन पर चिप्स डाल देता है और उस चिप्स को खाते हुए हरा रंग का घोष बाहर निकल आता है और वो घोष बहुत ही ज्यादा अजीब होता है और इस हरा रंग के घोष को भी वो सभी अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो मेलडी को सुनाई देती हैं। और उन आवाजों को सुनते ही वो घोष वहां से भाग जाता है और उस बिल्डिंग में एक जोरदार अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से कंटेनमेंट यूनिट मशीन में दरार आ जाती है और ये देखकर घूसबस्टर के सारे मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। इधर रिसर्च सेंटर में इंजीनियर सभी को बताता है कि यूरोप बहुत ज्यादा ठंडा है और जब से यूरोप को यहाँ पर लाया गया है जितनी भी आत्माएं यहाँ पर कैद हैं वो सभी आत्माएं यूरोप से बातें करने लग रही हैं। फिर वो सभी नदीम का पता करते हैं और उसके घर चले जाते हैं और वहीं नदीम उन्हें बताता है कि ये घर उसकी दादी माँ का है और उसकी दादी माँ का एक सीक्रेट रूम भी है। जब वो सभी उस सीक्रेट रूम के अंदर पहुँचते हैं तब वो लोग वहाँ दादी माँ के रखे हुए सारे पुराने सामान देखती है। उस रूम को पीकी मीटर की मदद से ये लोग चेक करते हैं और चेक करने के बाद वो देखते हैं कि कोई एक भी ऑब्जेक्ट के अंदर आत्मा कैद नहीं। लेकिन जब पीकी मीटर नदीम के ऊपर जाता है तो तभी मीटर के अंदर से आवाज आने लगती है। यहाँ इन लोगों को समझ आ जाता है कि नदीम को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। उसके बाद नदीम को रिसर्च सेंटर ले जाया जाता है और वहाँ उसके ऊपर टेस्टिंग करवाई जाती है। वहाँ नदीम से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनका नदीम अगर नॉर्मली तरीके से आंसर दे देता है तो वो ठीक है, अदरवाइज नहीं। डॉक्टर नदीम से क्वेश्चंस पूछने लगता है लेकिन डॉक्टर उसके चेहरे के ऊपर पेन से हमला करने लगता है और ऐसा डॉक्टर इस वजह से करता है कि वो जानना चाहता है कि नदीम को गुस्सा आता है कि नहीं। लेकिन नदीम कहता है कि तुम मेरे चेहरे पर पेन से हमला क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे जल रही आग की वजह से जल रहा आग का जलवा बढ़ते ही जा रहा है। ये देखकर नदीम भी हैरान हो जाता है। उसके बाद हम पॉडकास्ट को देखते हैं जो भूत का एक नया वीडियो देख रहा था और उसमें एक अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लग रही होती हैं। उस आवाज को सुनकर कहता है कि ये एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है और इस जुबान का पता लगाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी में जाना होगा। उसके बाद वो सभी लोग लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। लाइब्रेरी में जब उस जुबान को सुना जाता है तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही पुरानी बोली है और इसका वजूद मिट चुका है। उस किताब में बताया गया था कि औरब को दीवार से तराशा गया था और माना जाता है कि इस औरब के अंदर एक जादुई चीज है जिसमें प्रीत आत्माएं रहती हैं जिसका नाम 400 साल पहले गिराखा राजा रोशन दूर के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया में कब्जा कर लेना चाहता था। राजा ने गिराखा को तबाह करने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राजा ने गिराखा का सींग उखाड़ दिया था जिसके बाद गिराखा ने मुर्दे लोगों की फौज बनाएगा और सारी इंसानियत पर हमला करेगा। लाइब्रेरियन अपने पास से एक रिकॉर्डिंग निकाल आता है और कहता है कि 90s के टाइम के बाद जब मैनहट्टन एडवेंचर सोसाइटी के कुछ रईस लोग वहां पर रहने के लिए आए थे जो पुरानी और कीमती मूर्ति चुराया करते थे और उन लोगों ने उस औरत को भी चुराया था और उसी औरत को खोलने के लिए यहाँ पे ये लोग एक मंत्रा पढ़ने लगे थे। लेकिन जैसे ही वो मंत्रा पढ़ना शुरू होता तभी वहाँ पर पोदी शेर का भूत आ जाता और उस रिकॉर्डिंग को चुरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। घूसबस्टर पोदीशर को पकड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। पोदीशर की आत्मा एक शेर के स्टेचू के अंदर चली जाती है। रेमोंड पोदीशर को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन पोदीशर शेर के स्टेचू को पोजिस कर लेता है। फोबी अपना फोटोन मशीन निकालती है और उस शेर के ऊपर हमला करने लगती है जिस वजह से शेर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन पोदीशर की आत्मा वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फोबी को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। वहाँ पर मेयर भी आकर कहता है कि आज से तुम सभी घूसबस्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और तुम्हारे पास जितने भी इक्विपमेंट हैं सबको वापस ले लिया जाता है। इधर घर वापस आने के बाद वहाँ पर नदीम भी पहुँच जाता है जिसके बाद ग्रे अपनी बीवी कैली को समझाता है कि हम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि जब जब मुसीबत आई है तब तब शहर वालों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है क्योंकि हम घोस्टबस्टर हैं। इधर नदीम भी बेसमेंट में चला आता है जहाँ इंजीनियर मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इंजीनियर को बताता है कि अगर तुमने अपनी दादी माँ और अब नहीं निकाला होता तो आज ये मुसीबत नहीं आती। फिर वहाँ रेमोंड भी पहुँच जाता है और कहता है कि तुम्हारी
दादी माँ औरब की रखवाली करती थी और हमारी दुनिया के बीच में दीवार बनकर खड़ी रहती थी, और उनके जाने के बाद तुम फायर मास्टर हो, यानी कि तुम ही हम सबको बचाओगे। फिर नदीम से कहा जाता है कि तुम बिना हाथ लगाए इस मोमबत्ती को आग से जलाओ, और इससे बताया जाता है कि तुम अपने हाथों की पावर से ऐसे कर सकते हो। नदीम अपना हाथ जब मोमबत्ती के ओर मोड़ता है तब आग के लावे अपने आप मुड़ने लगते हैं। ये देखकर नदीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पहली बार वो ऐसा कुछ कर रहा था। उसके बाद हम फोबी को देखते हैं जो मेलडी के साथ घूम रही थी। फोबी कहती है कि उसका एक दोस्त है जो कि तुम हो, लेकिन मेलडी कहती है कि हमारे बीच अलग अलग डायमेंशन है। फोबी कहती है कि अगर मैं भी मरकर आत्मा बन जाऊं तो मैं भी तुम्हारी डायमेंशन में आ जाऊंगी, इसके लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। फिर वो दोनों रिसर्च सेंटर चले जाते हैं जहां ऑब्जेक्ट के अंदर आत्मा को निकाला जाता था, और वहीं पे वो खुद भी उस मशीन के अंदर चले जाते हैं, और फिर उस मशीन को चालू करने के बाद फोबी के अंदर से उसकी आत्मा निकल जाती है। फोबी की आत्मा मेलडी से बात करने लगती है, लेकिन मेलडी फोबी से माफी मांगती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि फोबी की आत्मा को कोई अपने वश में कर लेता है, और नहीं बल्कि गरखा था। मेलडी बताती है कि गरखा सिर्फ आत्माओं को वश में कर सकता है, जिंदा लोगों को नहीं। तभी औरब अपने आप ही हवा में फ्लोट करने लगता है और पूरी तरह टूट जाता है। फिर हमें गरखा की आवाज सुनाई देती है जो फोबी से कहता है कि तुम्हारी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी फोबी की आत्मा वापस अपने शरीर में चली जाती है और वो वापस से जिंदा हो जाती है और देखती है कि रिसर्च सेंटर के अंदर आ चुका था, और वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, और थोड़ी देर में ही ग्रे और बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। इधर गरखा नदीम के घर पहुँचता है जहाँ उसकी दादी माँ का सीक्रेट रूम था। वहाँ जाकर वो अपना सिंग ले लेता है और अपने सर पर लगा लेता है। अगले दिन गरखा पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसे रोकने के लिए घूसबस्टर चले जाते हैं। फोबी अपने आप से ही बहुत गुस्सा थी। एक राक्षस रिहा हो चुका था और वो पूरे शहर को तबाह कर रहा है। सभी घूसबस्टर्स अपने फायर हाउस पहुंच जाते हैं और वहां पर रखे हुए सारे हथियार और फोटोन मशीन इकट्ठा करने लगते हैं। गरखा कॉन्टिमेंट यूनिट मशीन के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी को रिहा कर देना चाहता है और उसकी फौज बनाना चाहता है, जिसकी मदद से वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा और हमेशा नहीं होने देंगे। लेकिन गरखा रोकने के लिए पीतल के हथियार चाहिए होंगे, क्योंकि उस जमाने में भूतों को पकड़ने के लिए पीतल के हथियार का होना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए फोबी अपने सारे फोटोन मशीन के ऊपर पीतल की पारद लगाने लगती है, जिसकी मदद से वो अच्छे से मजा चखा सकती है। ट्रेवर और उसके साथी दोनों छत पर जाकर देखते हैं कि एक साइकिल अपने आप ही चल रही होती है जो कि फायर हाउस की तरफ आ रही थी। तभी वहाँ बहुत जोर से दरवाजा टूट जाता है और पोजीशर आकर घूसबस्टर की गाड़ी को वश में कर लेता है, और फिर पोजीशर गाड़ी से निकलकर फोटोन मशीन को अपने वश में कर लेता है और ट्रेवर के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर नदीम पहुँच जाता है और अपनी शक्ति से फोटोन मशीन के लेजर को डाइवर्ट कर देता है। पोजीशर मशीन से निकल जाता है और एक पिज्जा को अपने वश में कर लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो हरे रंग का भूत आ जाता है और वो पिज्जा को पकड़ के उसे खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पूरा शहर बर्फ से जमना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर गरखा फायर हाउस पहुँच जाता है और बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, और उसे रोकने के लिए सभी फोटोन मशीन से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। और फिर वहाँ पर नदीम पहुँच जाता है और गरखा कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मैं फायर मास्टर हूँ। नदीम लाइटर निकाल कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर से आग नहीं जल रही थी। गरखा लाइटर को छीन लेता है और उसे तोड़ देता है और पूरी जगह से बर्फ को ढक देता है। गरखा और आत्माओं को निकालने के लिए कहता है और देखते ही देखते सारी आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं और पूरे शहर में कब्जा करने लगती हैं। फिर फोबी वहाँ पर आती है और अपने फोटोन मशीन की मदद से गरखा के ऊपर हमला करने लगती है, क्योंकि फोबी ने पहले ही अपने फोटोन मशीन को पीतल में बदल दिया था और पीतल की वजह से ही गरखा को हराया जा सकता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पर मेलडी पहुँच जाती है और उसके पास जो माचिस की तीली होती है वो जला देती है। आग जलने से नदीम अपनी शक्ति से एक फायर बॉल बनाता है और उस फायर बॉल की मदद से नदीम गरखा को जलाने लगता है, और उस गर्मी की वजह से चारों तरफ जितनी भी बर्फ थी सब पिघलने लगती है। सभी लोग फोबी की मदद करने लगते हैं, क्योंकि गरखा को हराने के लिए इधर पॉडकास्ट अपना ड्रोन निकालता है। गरखा को बीच में लाने के लिए ड्रोन को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। इधर हम जो कॉन्टिमेंट
मशीन को चालू करने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर में मशीन चालू भी हो जाती है, जिसके चलते सभी आत्माएं मशीन के अंदर चली जाती हैं और साथ में गरखा भी कंटेनमेंट यूनिट मशीन के अंदर कैद हो जाता है। इधर मेल्डी फोबी से माफी मांगती है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ बर्फ जमा हुआ था सभी जगह से बर्फ पिघलने लगता है और मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि पूरे शहर को घूसबस्टर ने बचा लिया होता है और वहीं पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं घूसबस्टर्स का इंटरव्यू लेने के लिए। फिर अचानक हम देखते हैं कि दो घूस फिर से शहर के ऊपर हमला करने लगते हैं और उन दोनों घूस को पकड़ने के लिए सभी घूसबस्टर अपनी गाड़ी में बैठकर दोबारा से निकल पड़ते हैं। इसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी आज की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।